नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, जिस पे आज बहुत ही विस्तृत तरीके से चीज़ों को जानेंगे, उसकी बारीकियों को जानेंगे। दोस्तों, वो टॉपिक है ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास। दोस्तों, हमने इससे पहले भारत में सिविल सेवा के विकास टॉपिक को बड़े ही अच्छे से किया है, बहुत ही डिटेल में किया है, ठीक है ना। विधायिका के विकास की अगर हम बात करते हैं तो विधायिका का जो विकास हुआ वो भी विभिन्न एक्टों के माध्यम से हुआ। तो 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसके अंतर्गत विधायिका से संबंधित जितने भी सुधार हुए हैं उस पर हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। और क्रमिक रूप से फिर जो है 1919 वाले एक्ट और 1935 वाले एक्ट पे जिस दिन चर्चा करेंगे तो विधायिका के बारे में और डिटेल में भी अपन जानेंगे, ठीक है। सिविल सेवा वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ जान लिया है, एक एक चीज जान लिया है। अब जो तीसरा अंग है शासन का वो है न्यायपालिका, ठीक है। तो आज हम इसे बहुत ध्यान से जो है आप इसको देखिए और बहुत अच्छे से एक एक बारीकियों पे विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से अगर इस टॉपिक से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वो सवाल आज के इस सेशन में उसका उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। और सवाल तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं, ये अलग बात है कि हम जो चर्चा करेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें सारी बातें एक साथ समाहित होंगी इस सेशन में दोस्तों, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं दोस्तों, तो अपने को इसे बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। जो तीन नाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जो ब्रिटिश दौर भारत में जो रहा था उस समय, तीन ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास में। वो तीन नाम कौन कौन है दोस्तों? वो तीन नाम है, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है पुलिस सुधार का प्रणेता माना जाता है। पुलिस व्यवस्था जो है इन्हीं की देन मानी जाती है भारत में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। एक तीसरा महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने न्यायपालिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों। तो इन तीन व्यक्ति का जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का और लॉर्ड विलियम बेंटिक का, इन तीनों हस्तियों का जो है दोस्तों भारत में, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। जो भारत में न्यायपालिका का विकास हुआ दोस्तों, ये तत्कालीन समय की मांग थी, ठीक है ना। एक तरफ ब्रिटिश शासक जो थे वो क्या कहते थे कि हम भारत क्यों आए हैं, हम भारत के असभ्य लोगों को, जंगली लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ये और बात है कि उनका व्यापारिक हित निहित था भारत को अपना उपनिवेश बनाने में, ठीक है ना। और इसलिए वो व्यवस्थाओं को जो है बनाना चाहते थे। पहले कूटनीति करके उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार किया, ठीक है। पहले क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार पे ध्यान दिया, कूटनीति के माध्यम से व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया, मुगल दरबार से अनुमति प्राप्त किया, ठीक है। और अनुमति प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे जो है व्यापारिक कार्यों को बढ़ाता चला गया, अपने कारखानों को बढ़ाता चला गया। उसके बाद कूटनीति करके जो यहाँ की सत्ता थी उसको क्या किया, धीरे धीरे कमजोर कर दिया। और यहाँ की सत्ता को कमजोर करने के बाद जो ब्रिटिश प्रशासक थे, जो यूरोपियन थे, ये क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ये धीरे धीरे जो है भारतीय जनमानस का शोषण करते थे, ठीक है ना। सिविल सेवा की व्यवस्था जो बनाई गई, फिर न्यायपालिका की तरफ ध्यान गया इन प्रशासकों का, क्यों गया, क्योंकि जहाँ पे जो क्षेत्र इनके अंतर्गत, इनके अधिकार क्षेत्र में है, इन्होंने जो अपना क्षेत्रीय विस्तार किया है, तो वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए
न्यायपालिका की आवश्यकता थी। एक तरफ जहां वो खुद को बहुत ही सभ्य मानते थे, भारतीयों को असभ्य मानते थे, तो ऐसे समाज में उनके द्वारा कानून का शासन स्थापित करना है जो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना जो है, यह उस समय की, तत्कालीन समय की मांग थी। ठीक है ना। कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून समान हो दोस्तों। ठीक है ना। ये ध्येय जो था, इसे धीरे धीरे अमली जामा पहनाना आवश्यक हो गया था दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और फिर विलियम बेंटिंक के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए और भारत में, ब्रिटिश भारत में जो है न्यायपालिका का विकास हुआ दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो पूर्ववर्ती रूप है, वहां तक आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने, ये तीन व्यक्ति जो बेंटिक थे, कॉर्नवालिस थे और हेस्टिंग्स थे, इन तीनों ने जो है अपने अपने स्तर से प्रयास किए। जैसे अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय, क्योंकि ये सबसे पहले जो है इन लोगों से, बाकी के दोनों से पहले के गवर्नर जनरल ये रहे थे भारत में ब्रिटिश शासन के। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ढांचा तैयार किया, न्यायपालिका का क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा तैयार किया। फिर कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने पृथक्करण किया, शक्तियों का पृथक्करण किया। ठीक है। और बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों, इसे न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि कुछ इसके अपवाद भी हैं कि एक तरफ हम कानून के शासन की बात कर रहे हैं, कानून के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं, एक वैसे प्रशासन में जहां पे कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता की बात होती है, वहीं पे 1883 ईस्वी में दोस्तों इल्बर्ट विवाद जैसी घटना भी देखने को मिलती है। तो अभी हम एक एक करके विस्तृत तरीके से सब कुछ जानने का, समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले जो आधारशिला रखी गई न्यायपालिका की, वो वारेन हेस्टिंग्स के समय रखी गई थी दोस्तों, 1772-1785 ईस्वी के बीच में। कब? 1775 से 1785 ईस्वी के बीच में जो है आधारशिला रखने का काम किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था दोस्तों? सबसे पहले 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने जिला स्तर पे क्या किया, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की जो है नींव रखी। ये दीवानी अदालत जो होते थे दोस्तों, ये दीवानी अदालत सिविल मामले देखते थे, ये नागरिक मामले देखते थे, और ये फौजदारी अदालत जो थे ये सारे क्रिमिनल केसेस देखते थे। जितने भी आपराधिक प्रकृति के मामले थे उसको फौजदारी अदालत में उसका निपटारा किया जाता था। ठीक है। तो परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आता है, स्टेटमेंट बना करके दे दिया जाता है, तो वहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दीवानी अदालत और आपराधिक मामले वाले जो फौजदारी अदालत हैं, तो इन दोनों के कार्य में कि आपराधिक मामले कौन देखता है, नागरिक मामले कौन देखता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये दीवानी अदालत जो थे ये नागरिक मामले देखते थे और फौजदारी अदालत में आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाता था दोस्तों। ठीक है ना। ये दीवानी अदालतें जो थे ये कलेक्टर के अधीन थे दोस्तों। ठीक है ना। दीवानी अदालतें कलेक्टर के अधीन थी और फौजदारी अदालतें जो थी वो भारतीय मुस्लिम विद्वानों को, जैसे मुस्लिम विद्वानों को काजी और मुफ्ती भी बोला जाता था, तो इनके अधीन जो है, काजी मुफ्ती के अधीन जो है ये फौजदारी अदालतें दे दी गई थी। लेकिन इनके ऊपर भी यूरोपियनों का जो है वो निगरानी अनिवार्य था। ठीक है। निगरानी रखी जाती थी। अब एक चीज जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, एक बार गंभीरता से उस पर विचार कीजिए कि नागरिक संबंधी जो मामले हैं, जो दीवानी अदालतें हैं जहां पे नागरिक मामले देखे जाते हैं, इसको कौन देख रहा है? कलेक्टर देख रहा है। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर उस समय में 1772 से 1785 के बीच में कलेक्टर कौन होता था? जिसको वारेन हेस्टिंग्स नियुक्त करेगा। उस समय कोई खुली प्रतियोगिता तो थी नहीं कि एक सही आदमी प्रतियोगिता के माध्यम से चुन के कलेक्टर बनने के लिए आया। यहाँ वही कलेक्टर बनेगा जिसको वारेन हेस्टिंग्स अपने मन से, अपने द्वारा मनोनीत करेगा, बनाएगा। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को ही जिसको कलेक्टर बनाने की इच्छा होगी उसको कलेक्टर बनाएगा दोस्तों। ठीक है। ये प्रणाली तब थी। तो
अपने व्यक्ति के अधीन क्या कर दिया, नागरिक मामले दे दिया। ठीक है, अब नागरिक मामले तो यहाँ से जो है आय व्यय व्यापार जमीन जायदाद इन सारी चीज़ों को डील किया जाता था। लेकिन जो क्रिमिनल मामले देखे जाते थे वो कहाँ देखे जाते दोस्तों, फौजदारी अदालतों में देखे जाते थे। अब क्रिमिनल मामले जो फौजदारी अदालत में देखे जाते थे इन मुस्लिम विद्वानों के द्वारा, काजी मुफ्ती के द्वारा, तो हमने भी क्या कहा है कि चूंकि फौजदारी अदालतों में क्रिमिनल मामले देखा जा रहा है, आपराधिक मामले देखा जा रहा है, तो यह थोड़ा जो है आपराधिक मामले देखा जा रहा है कहाँ, फौजदारी अदालतों में। तो इसका निपटारा जो है दोस्तों थोड़ा कठिन भी था। ठीक है ना। अब जो क्रिमिनल मामले कब होता है, जब दो आदमी लड़ाई करेगा, दो आदमी लड़ेगा आपस में, वो भी उसको दो लाठी मारेगा और वो भी उसको दो लाठी मारेगा। तो जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो उनसे निपटना इतना आसान काम है क्या, समझिए। तो अब देखिए कि अंग्रेज कितनी बुद्धिमत्ता के साथ जो है उस समय भी सोचते थे और चलते थे और अपनी व्यवस्था को अपने अनुकूल कैसे कंट्रोल में रखते थे, अपने तरीके से कैसे चलाते थे, अपने अनुकूल कैसे बनाते थे, इसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, तो फौजदारी अदालत आप समझ गए, दीवानी अदालत आप समझ गए। मतलब क्या कि ये हुआ जिला, ये हुआ दीवानी अदालत, ये हुआ फौजदारी अदालत। इसको यहाँ पे क्रिमिनल मामला देखा जाएगा, ठीक है, आपराधिक मामला देखा जाएगा और यहाँ पे जो है नागरिक मामला देखा जाएगा। दीवानी अदालत में नागरिक मामले को जो है देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है सब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यह विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो है यहाँ से अक्सर बनते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये विभिन्न कमीशंस का, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की भारत में जो पहली बार स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बहुत ही रोचक है यह जानना कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 1773 सही उत्तर है या 1774 सही उत्तर है। तो ये बारीक बात यह है जिसे अपने को, जिस अंतर को समझना चाहिए कि सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कब? 1773 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अधीन, इसी रेगुलेटिंग एक्ट जिसे 1773 ईस्वी में लाया गया था, इसी के प्रावधानों के अधीन दोस्तों भारत में पहली बार 1774 ईस्वी में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, इस नाम को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो अब क्या निकल के आई कि 1774 में स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अधीन स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इस भारत में स्थापित पहले सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम क्लियर है सब बात। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि ये सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट भारत में अभी जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या है? उसकी जो अधिकारिता है वो पूरे भारत पे है ना। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र तो पूरे भारत में विस्तृत है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट जो था 1774 में जो स्थापित हुआ था, इस सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता जो है पूरे भारत या पूरे ब्रिटिश भारत में नहीं थी। इसकी अधिकारिता जो है मुख्य रूप से कलकत्ता के निवासियों के लिए, क्योंकि कलकत्ता आप जानते ही हैं सेंटर था अंग्रेजों का। ठीक है ना, तो कलकत्ता के निवासी के लिए और ब्रिटिश नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए यह सुप्रीम कोर्ट कार्य करता था। ठीक है ना, ब्रिटिश नागरिकों के लिए और
कलकत्ता के निवासियों के समस्याओं के निदान के लिए ये सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित जो हुआ था ये काम करता था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में क्या किया दोस्तों, क्रम के साथ चीजों को समझिए, अपने आप पूरा का पूरा टॉपिक आसान लगने लगेगा, रुचिकर लगने लगेगा। ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया 1781 ईस्वी में दोस्तों सदर दीवानी अदालत के कामकाज को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सर एलिजा इम्पे को इसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। एलिजा इम्पे जो थे पहले क्या थे, 1774 में जो कोर्ट स्थापित हुआ सुप्रीम कोर्ट, तो इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। ठीक है ना। अब 1781 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया, सदर दीवानी अदालत के कामकाज के विनियमन के लिए जो है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है दोस्तों सर एलिजा इम्पे को इसका प्रमुख बना दिया। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब दीवानी अदालत का चीफ इनको बना दिया कामकाज को रेगुलेट करने के लिए, तो सर एलिजा इम्पे ने जो है एक विस्तृत सिविल कोड जो है तैयार किया। क्या किया, अब भाई जब काम दे दिया है तो बनाना पड़ेगा ना तरीका कि हम किस तरीके से काम होना चाहिए, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा ना। तो वही फॉर्मेट किसने तैयार किया, सिविल कोड तैयार किया। कब, 1781 ईस्वी में तैयार किया। ठीक है। नागरिक प्रक्रिया के लिए पहला विस्तृत सिविल कोड जो है तैयार किया कौन, सर एलिजा इम्पे। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अभी हम जो है कॉर्नवालिस पे आएंगे तो फिर आपको और नई बातें पता चलने वाली हैं दोस्तों। इम्पे ने पहली बार 1781 में क्या किया, सिविल कोड तैयार किया। ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने आधारशिला की बात कर ली, जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो ढांचा रखा गया था, नींव रखी गई थी, उसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिस प्रकार के सुधार न्यायपालिका के अधीन किए गए थे उसके बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों 1786-1793 के बीच में जो है क्या हुआ, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ कि संहिताकरण हुआ और पृथक्करण हुआ। पृथक्करण मतलब क्या होता है, दो मिली हुई चीजों को अलग अलग रखना, अस्तित्व दोनों का बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक खत्म हो जाएगा एक बचा रहेगा। दो चीजें जो आपस में घुली मिली हैं उनको सेपरेट करके अलग अलग कर दिया, इसका भी अस्तित्व है और दूसरे का भी अस्तित्व है। ठीक है ना। तो ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, शक्तियों का पृथक्करण किया था और इसने 1793 ईस्वी में जो है दोस्तों कॉर्नवालिस कोड जो है जारी किया था। ठीक है ना। क्या किया था, कॉर्नवालिस कोड। तो परीक्षा में इसका ईयर पूछा जाता है, नाम तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इसको जो है शुरू किया था, बनाया था, तो इसलिए कॉर्नवालिस का नाम से जुड़ा हुआ है तो कॉर्नवालिस कोड नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा उसका ईयर कि कॉर्नवालिस कोड जो है कब लागू किया गया था। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड को लाया गया था। इस कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दोस्तों क्या सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया गया वो क्या किया गया, जो हेस्टिंग्स के समय में जारी थी कॉर्नवालिस ने उसको चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया कि इसने क्या किया, इस कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से कलेक्टर के हाथ में जो न्यायिक शक्तियां थी, राजस्व वसूलने की तो शक्तियां थी ही, टैक्स वसूलने की तो शक्तियां थी ही, उसके साथ साथ न्यायिक कार्य भी उसके अधीन था, वो करता था, उसके हाथ में जुडिशियल पावर भी था दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस चूंकि पुलिस का सुधार किया था, भारत में सिविल सेवा का जनक भी इसको ही माना जाता है, तो इसने क्या किया कि कलेक्टर के हाथ से क्या किया, न्यायिक शक्ति को ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है ये अलग हो गए। अब जज भी सेपरेट हो गए और कार्यपालिका कलेक्टर भी सेपरेट हो गए। मतलब कलेक्टर के हाथ से जो न्याय करने का जो अधिकार था उसके हाथ में न्यायपालिका वाला कार्य जो करता था वो छीन लिया गया, न्यायिक शक्तियां कलेक्टर के हाथ से। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि एक भ्रमणकारी अदालत की जो है स्थापना की। ठीक है ना, जिसे चलित न्यायालय बोलते हैं। वर्तमान में भी इस कॉन्सेप्ट में काफी चर्चा होती रहती है। तो ये भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना किसने की,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की दोस्तों, ठीक है ना, जिसे हम सर्किट कोर्ट के नाम से जानते हैं। किस कोर्ट के नाम से जानते हैं? सर्किट कोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सर्किट कोर्ट कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए थे? 4 जगहों पे स्थापित किए गए थे, कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। इसे ध्यान रखेंगे, अक्सर परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है। कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में जो है चारों जगह पे जो है 4 सर्किट कोर्ट का जो है दोस्तों स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया कि और महत्वपूर्ण सुधार क्या था कि पहली बार जो है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। अभी क्या है कि कोई अधिकारी अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो उसको रिट के द्वारा न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बुलाती है कि तुमने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, ठीक है ना, लेकिन यह अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया है। उस समय में, कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों, पहली बार यह व्यवस्था की गई कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने आधिकारिक कार्यों के लिए भी जो है न्यायालयों के प्रति जवाबदेह होंगे, ठीक है। पहली बार उनकी जिम्मेदारी तय की गई और बताया गया कि आप जो है भारत में न्यायालयों के प्रति जवाबदेह होंगे। कौन? सरकारी अधिकारी, ठीक है। तो इस प्रकार कानून की सर्वोच्चता जो है वो बहाल हुई दोस्तों। मतलब क्या कि कानून से कोई बड़ा नहीं है, तो इस प्रकार क्या हुआ, कानून की सर्वोच्चता स्थापित हो गई ना। उसके बाद मुर्शिदाबाद से सदर निजामत अदालत जो था उसको कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। कलकत्ता, चूंकि मैंने अभी क्या कहा है कि वहीं पे हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, बंगाल के अंदर, ठीक है। तो जो सदर निजामत अदालत था, इस सदर निजामत अदालत को दोस्तों क्या किया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता के तरफ स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस सदर निजामत अदालत जो था, इस सदर निजामत अदालत को गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के जो परिषद थे, कार्यकारी परिषद, उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया दोस्तों, ठीक है। क्या किया गया? गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सदर निजामत अदालत को लाया गया। कब लाया गया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, इसे ध्यान रखेंगे। अब इस प्रकार क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण सदर निजामत अदालत के ऊपर लागू हुआ, बहाल हुआ। अब वो प्रत्यक्ष रूप से इसे डील कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और रोचक तथ्य जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि भारत में न्यायपालिका के लिए जो न्यायपालिका का स्तंभ है वो क्या है? जज साहब तो न्याय देने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन वकील वर्ग का होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर समाज में वकील ना हो तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, समय पे न्याय नहीं मिल पाएगा, हर व्यक्ति के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा। आप समृद्ध हैं तो हो सकता है कि आप जज साहब को अपनी तरफ से प्रभावित कर दें, ठीक है, लेकिन जो वकील है वो कानूनी पेचीदगियां जो हैं उनसे वाकिफ होते हैं और कभी भी गलत दिशा में चीज़ों को जाने से रोकते हैं और लोगों को अन्याय से बचाते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं, ठीक है। तो न्याय दिलाने के लिए वकीलों का अस्तित्व न्यायिक व्यवस्था के सबसे प्रमुख स्तंभ है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों क्या हुआ, पेशेवर वकील की व्यवस्था जो है वह की गई, ठीक ना। पेशेवर वकील की व्यवस्था कब? कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है ना। अब जो है लीगल प्रोफेशन की नींव रख दी गई भारत में, ठीक है। अब लोग इनको वकालत को जो है अपना पेशा बनाने लगे। कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और कॉर्नवालिस के समय में क्या किया गया? कॉर्नवालिस ने वकीलों के लिए योग्यता निर्धारित कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई भी आए काला कोट पहन के और चला गया बहस करने के लिए कोर्ट में, ऐसा नहीं। उनके लिए एक योग्यता निर्धारित कर दी गई, ठीक है, और शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या किया गया कि न्याय सब तक, न्याय की पहुंच हो, न्याय तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए अब चूंकि भारत, तत्कालीन भारत में क्या था, अत्यधिक गरीबी थी,
अभी भी है, लेकिन तब तो और बहुत बुरी स्थिति थी उस समय में। अब लोग वकील को फीस कहाँ से देगा, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो वहीं से कहीं ना कहीं वर्तमान भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जो है दोस्तों, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार जो है दिया गया है दोस्तों। राज्य को बताया गया है कि भाई आप मुफ्त में कानूनी सहायता पहुंचाएंगे गरीब व्यक्ति को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस को, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो यह चीज कहीं ना कहीं वहीं से आई है। कार्नवालिस के समय में जो है न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, न्याय मिलना सुलभ हो लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वकील को फीस नहीं दे पाएगा, वकील को फीस नहीं दे पाएगा तो वकील उसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए न्यायालय के अंदर जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या किया, ऐसी व्यवस्था की कि शुल्क को खत्म कर दिया, शुल्क खत्म कर दिया। ये अलग बात है कि अत्यधिक खर्चा न्यायालय को संचालित करने में, सारी व्यवस्था को बनाने में जो है बहुत अधिक खर्च भी होता था। तो इसलिए इसे जो है दोबारा से शुरू करना पड़ा कोर्ट फीस को। पहले बंद कर दिया गया, फिर दोबारा शुरू किया गया। लेकिन यह जानना अत्यंत रोचक है कि भारत में जो पेशेवर वकील का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कब आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पहली बार आया था दोस्तों, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस संहिता इन्होंने बनाया था। सिविल कोड की हमने बात कर ही ली, 1781 में एलिजा इम्पे के द्वारा तैयार किया गया था। कॉर्नवालिस कोड की हमने बात कर ही ली, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लाया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो सुधारात्मक कार्य किए गए थे और आधुनिक समाज का अनुकूल व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया न्यायपालिका के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सुधार किए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1828-1835 के बीच में जो है इसने एक सबसे पहला काम क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो पहला काम किया वो क्या किया कि सर्किट कोर्ट को खत्म कर दिया। वो जो चलित न्यायालय, जो भ्रमणकारी न्यायालय थे जो 4 शहरों में थे, उन सर्किट कोर्ट्स को जो है खत्म कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है ना। और उसका आधार क्या दिया कि काम में देरी होती है, लोगों तक न्याय पहुंचने में देरी होती है, चीजें उलझ जाती हैं। जो चारों जगहों पे जो अलग अलग तरीके से जो भ्रमणकारी अदालतें काम करती हैं, तो काम उसको लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि कहीं ना कहीं सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उसने सर्किट कोर्ट को खत्म कर दिया। और सर्किट कोर्ट को खत्म करने के बाद उसके द्वारा जो कार्य संचालित किए जाते थे दोस्तों, उसे क्या किया गया, उन कार्यों को राजस्व और सर्किट कमिश्नरों के हाथ में दे दिया गया और कहा गया कि तुम ही इसे संपादित करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार जो सर्किट कोर्ट की समाप्ति हुई, तो ये कार्य जो थे सर्किट कोर्ट वाले, ये सर्किट कोर्ट वाले सारे कार्य राजस्व और सर्किट कमिश्नरों के हाथ में दे दी गई और इन्हीं को संचालित करने के लिए कहा गया। उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। वो क्या था? वो था कि अदालतों में भाषा से संबंधित सुधार किया जाना आवश्यकता जो है तत्कालीन समय की आवश्यकता थी, ठीक है ना। तो क्या किया गया कि निचली, अब फारसी अगर अदालत में चलता है तो फारसी सबको तो नहीं आता है ना, तो दिक्कत होती थी। लोग भाषाई समस्याओं की वजह से लोगों तक जो है लोग और समस्या में उलझ ही जाते थे। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं और मेरी भाषा आप समझ ही नहीं पाएंगे तो समस्या तो होगी ना। तो इसलिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अदालतों में भाषाओं के सुधार पे जो है बड़ा व्यापक कार्य किया गया दोस्तों। और सबसे पहले जितनी भी निचली अदालतें थी, तो निचली अदालतों में जो है फारसी के स्थान पे जो स्थानीय भाषा थी उसको प्रश्रय दिया गया, ठीक है ना। जितने भी निचली अदालत, आदमी कहाँ पे जाता है? अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है और न्याय मांगने के लिए पहली बार कहाँ जाता है? जो उसके घर के नज़दीक में जो कोर्ट है, जो जिला न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, वहाँ पे वो जाता है, ठीक है ना। तो ये निचली अदालतों में सबसे पहले फारसी का स्थान पे स्थानीय भाषाओं को जो है प्रयोग किया जाना शुरू किया गया इस समय, ठीक है ना, विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। उसके बाद जो है ऊपरी अदालतें जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है,
उन ऊपरी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में जो है भाषा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जो है अंग्रेजी की तरफ मोड़ दिया गया और अंग्रेजी भाषा को क्रमिक रूप से धीरे धीरे अपना लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये बड़े सुधार जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ कि ऊपरी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में जो है भाषा के तौर पे अंग्रेजी को अपनाया गया दोस्तों, और निचली अदालतों के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायिक पदों का जो है भारतीयकरण भी शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है ना, उच्च जो न्यायिक पद थे उसका भारतीयकरण शुरू हुआ। ठीक है, और सदर अमीन जो थे और मुंसिफ जो थे, ये दो पद जो थे, सदर अमीन का पद और मुंसिफ का पद, इस पे जो है भारतीयों की नियुक्ति जो है दोस्तों शुरू हो गई थी। ठीक है ना, भारतीयों को सदर अमीन और मुंसिफ जैसे न्यायिक पदों को जो है सुशोभित करने का अवसर दिया गया, इसे जो है आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना, उसके बाद एक और चीज कि उत्तर पश्चिम प्रांत जो था, उन उत्तर पश्चिम प्रांत के निवासियों के लिए जो है सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई। कहाँ पे? इलाहाबाद में, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये प्रयागराज में, तत्कालीन इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के निवासियों के लिए दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है ना, इसके साथ ही न्यायपालिका के विकास में राजा राम मोहन राय ने भी अपना योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक भारत के रहे हैं दोस्तों। इन्होंने 1828 में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे होंगे उस समय हम बहुत विस्तृत चर्चा इनके बारे में भी करेंगे। तो और ये सती प्रथा के बहुत बड़े विरोधी व्यक्ति थे। ठीक है ना, सती प्रथा के बहुत बड़े विरोधी व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो है न्यायपालिका में क्या योगदान दिया? इन्होंने अदालतों के अंदर जूरी प्रणाली की वकालत की। ठीक है ना, जूरी प्रणाली परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। जूरी प्रणाली की वकालत की किसने? राजा राम मोहन राय ने। और न्यायपालिका की कार्यपालिका से पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग की। यही दो प्रमुख योगदान राजा राम मोहन राय का जो है न्यायपालिका के विकास में रहा है कि उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है स्वतंत्र पृथक बनाने की वकालत की दोस्तों। कि ये हुआ कार्यपालिका, ये हुआ न्यायपालिका। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि निर्णय पृथक्करण ठीक है और निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने जूरी प्रणाली की वकालत की और न्यायपालिका की कार्यपालिका से पूर्ण स्वतंत्रता की जो है इन्होंने मांग की थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं विधि आयोग और विभिन्न कानूनी संहिताएं जो बनाई गई थी उसकी। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है दोस्तों। अब यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है 1834 में और 1833 में। अभी चर्चा करते हैं। प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति कब हुई दोस्तों? प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति 1834 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन विधि आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर हुई थी। चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अधीन हुई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में जो है प्रथम विधि आयोग के लिए प्रावधान किए गए थे, गठन की बात की गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ, उसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इनका नाम जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में भी, सुधार में भी इनका नाम कई बार चर्चा में रहता है। तो उस पर हम करेंगे चर्चा डिटेल जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो 1833 ईस्वी के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति
किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी, तो विभिन्न चार्टर एक्ट का नाम दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद ईयर के बारे में पूछ लिया जाएगा, उसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो यही 3 सवाल यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और तीनों का उत्तर यही है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1834 ईस्वी में किया गया। और इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैकाले, इसके लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है ना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संहिताओं की अगर बात करें, हम बात करें तो मैकाले ने जो मसौदा तैयार किया, मैकाले को अध्यक्ष बना दिया गया विधि आयोग का। अब इनसे मसौदा मांगा, प्रारूप बनाने के लिए ही इनको बनाया गया था अध्यक्ष। तो इनके मैकाले के मसौदे के प्रारूप के आधार पर जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में कुछ महत्वपूर्ण संहिताएं लागू हुई। तो ये संहिताएं जो है आपसे यहाँ से 2 तरीके सवाल पूछे जा सकते हैं। एक क्या कि किस गवर्नर जनरल के समय या वायसराय के समय जो है दीवानी प्रक्रिया संहिता को लागू किया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे, दीवानी प्रक्रिया संहिता जो है कब लागू किया गया था? 1859 में दोस्तों। और इस समय पे कौन था यहाँ पे शासक? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है यह कब लागू किया गया? 1860 में। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो है ये कब लागू किया गया? 1861 में। अब जो है इसका नाम बदल के बीएनएस कर दिया गया है अभी वर्तमान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। दीवानी प्रक्रिया संहिता कब? 1859 ईस्वी में। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब? 1860 ईस्वी में। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी कब लागू हुई? 1861 में। तो ये कब लागू हुई, यही आपसे परीक्षाओं में जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इन डेट को जो है, इन ईयर को जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर इन प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें तो संहिता में यहीं से सवाल आपसे पूछा जाएगा। और ये संहिताएं जो हैं ये किसके मसौदे के आधार पर बनाया गया है? किसका प्रारूप कौन बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में पूछा जाता रहा है, लगातार आप पेपर पलट के देखेंगे तो आपको यहाँ से सवाल दिखेंगे, वो क्या है? वह है जो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना जो पहली बार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हमने कर ली थी कब? 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में जो है 1774 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो चर्चा कर चुके हैं, एलिजा इम्पे थे। अब क्या हुआ कि 1861 से 1937 के बीच का विकास क्रम जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है कि हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट 1861 जो है पारित किया गया। और क्या किया गया? इसके अधीन जो सुप्रीम कोर्ट था 1774 वाला, उसको और उसके साथ ही सदर अदालतों को मिला करके जो है कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में, इन तीनों प्रांतों में जो है क्या किया गया? उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। बहुत बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते रहे, इसे ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा दोस्तों क्या किया गया कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट जो थी उसे और सदर अदालतों का जो गठन किया गया था शुरू में, उसको एकीकृत कर दिया गया और उसको मिला करके जो है इन 3 जगह पे, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में पहली बार 1862 ईस्वी में दोस्तों 1861 के एक्ट के अधीन। इस बात पे यह भी कंफ्यूज नहीं होना है, 61 और 62 में 1861 के हाईकोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो है अधीन जो है 1862 में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन 3 जगहों पे जो है उच्च न्यायालयों का गठन किया गया दोस्तों। कब? 1862 में, से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यह एक्ट जो था 1861 का जो हाईकोर्ट एक्ट था दोस्तों, यहाँ से एकीकृत न्यायपालिका की जो है नींव पड़ी। ठीक है ना,
इससे पहले क्या था कि कंपनी जो व्यापारी कार्य करती थी वही शासन प्रशासन भी संभाल रही थी। लेकिन 1858 में क्या हुआ, 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम जो है प्रवर्तित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। अब क्या किया गया, इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है जो भारत की सत्ता थी, जो शासन प्रशासन था, यह सब जो है सीधे इंग्लैंड जो ब्रिटिश क्राउन थे उनके अधीन चला गया था, ठीक है ना। तो एक द्वंद्व पैदा हुआ 58 के बाद, ठीक है ना, कि अब ब्रिटिश क्राउन के तहत जो शासन प्रशासन चलाया जा रहा था तो वो उनकी न्यायपालिका की व्यवस्था, न्याय देने का तरीका अलग, और कंपनी जो अब तक चलता आ रहा है कंपनी के शासन में वो अलग। तो उसी को एकीकृत कर दिया गया, मिला दिया गया, और जो ओवरलैपिंग थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1861 ईस्वी के हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा दोहरी न्यायिक प्रणाली के द्वंद्व को खत्म करके न्यायिक व्यवस्था को जो है एकीकृत कर दिया गया। अभी भारत में किस तरह की व्यवस्था है, न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, सर्वोच्च से लेकर के सबसे ऊपर से लेकर के जो है नीचे तक जो है यह एक लाइन में है, ठीक है। यहाँ बैठा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ बैठा है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और यहाँ निचली अदालतें हैं दोस्तों, ठीक है। तो एकीकृत न्यायपालिका की नींव जो है यहीं से रखी गई 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन जो क्राउन और कंपनी का था यह जो है खत्म हो गया और एकीकृत न्यायिक प्रणाली का जो है विकास हुआ दोस्तों, इससे ध्यान रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण जो विवाद था उसके बारे में भी जान लेते हैं, परीक्षा में से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। वो विवाद क्या था, न्यायपालिका से संबंधित था, वो विवाद था इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। यह इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में यह विवाद हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। और इस समय पे जो है गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है इस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है, 1883 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। यह विवाद था क्या दोस्तों, यह विवाद क्या था, बहुत रोचक है। जहां अंग्रेज एक तरफ शासन में समानता की बात करते थे, सबको समान न्याय की बात करते थे, विधि के समक्ष समानता समता की बात करते थे, वहीं पे क्या हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद में ये व्यवस्था, यह विवाद इसको लेकर के है कि लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था कि यह अथॉरिटी दी गई थी कि भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो भारतीय न्यायाधीश किसी यूरोपीय व्यक्ति का मामला भी सुन सकता है। अगर किसी यूरोपीय व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या कोई मामला लेकर के अगर वो न्यायालय आता है तो उसका मामला जो है कोई भारतीय जज भी सुन सकता है, ठीक है ना। भारतीय जज जो है, जो भारत का न्यायाधीश है, भारतीय व्यक्ति, ये भी यूरोपीय अपराधियों के खिलाफ जो है मामले को सुन सकता है, ठीक है ना। इसी का अंग्रेजों ने जो है, गोरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया इसी को लेकर के, ठीक है। वो चूंकि मैंने क्या कहा कि वो भारत को तो असभ्य मानते आए थे ना, तो भारतीयों को इतना काबिल वो कभी मानते नहीं थे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात चूंकि नस्लीय भेदभाव का भी यह एक उदाहरण है, यह एक प्रकार से नस्लीय भेदभाव का भी उदाहरण है। और नस्लीय भेदभाव क्या है, यही तो है कि हमारा नस्ल बहुत बढ़िया है, तुम बहुत बुरे हो, हम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत बुरे हो, यही तो है, यही तो विवाद है। तो इल्बर्ट बिल विवाद आप समझ गए होंगे, यह विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय में यह बात चलन में आई थी कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह यूरोपीय व्यक्तियों का भी मामला सुन सकते हैं, उनके अपराध का जो है सुनवाई कर सकते हैं, जिसका अंग्रेजों ने जो है विरोध किया और श्वेत विद्रोह हो गया। इस विरोध को जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह न्यायिक नस्लवाद का जो है एक
उदाहरण है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अब प्रारंभ होता है जो वर्तमान भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसके तरफ हम एंट्री कर रहे हैं। भारत घुस रहा है कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में क्या किया गया? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों, ठीक है। और यह स्थापना कहाँ की गई? यह दिल्ली में की गई। जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ था? ध्यान रखने वाली बात है, वो कलकत्ता में था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जो भारत की राजधानी थी वो भी कलकत्ता से, पहले कलकत्ता में थी, उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो फिर अब शासन प्रशासन का केंद्र की जो है दिल्ली में ही बनाया गया, दिल्ली को ही केंद्र बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली में हुई दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और यही संघीय न्यायालय जो है दोस्तों, यही जो भारत में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसका पूर्ववर्ती रूप है दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज, प्रीवी काउंसिल, कि जैसे मान लो कि उच्च न्यायालय तक मामला पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद सदर अदालतें थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको मिला करके हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा क्या किया गया? भारत में 3 जगह पे, 3 स्थानों पे जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। अब क्या था कि जैसे अभी क्या होता है कि निचली अदालत से कोई मामला अगर मान लो कि होता है, कोई निर्णय दिया जाता है निचली अदालतों के द्वारा, और अगर संबंधित व्यक्ति जो है या पीड़ित व्यक्ति जो है अगर वो उससे सहमत नहीं है तो वो क्या करता है, वो अब उससे ऊपर के न्यायालय में अपील करता है, उच्च न्यायालय जाता है। उसके बाद फिर वहां भी अगर मामला से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वो याचिका लेकर के कहाँ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो इसी क्रम के अनुरूप जो है ये जो क्रम था, जो नीचे से ऊपर की तरफ था, ठीक है, निचली अदालतें, यहाँ पे हाई कोर्ट और यहाँ पे जो है प्रीवी काउंसिल, ठीक है। प्रीवी काउंसिल जो है दोस्तों यहीं पे था, सबसे ऊपर के लेयर पे प्रीवी काउंसिल, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे प्रीवी काउंसिल को। अब देखिए कि जो हाई कोर्ट जो प्रांतीय 3 प्रांत में स्थापित किए गए थे, अब अगर कोई व्यक्ति मान लो कि उससे संतुष्ट नहीं है, निचली अदालत संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, मतलब सदर में से संतुष्ट नहीं है, सदर न्यायालय के निर्णय से, तो वो हाई कोर्ट पहुंचा, अगर उसका निर्णय नहीं हुआ तो फिर वो हाई कोर्ट से जो सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी थी, जैसे वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो तत्कालीन समय में प्रीवी काउंसिल में अपील करनी पड़ती थी। अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय से भी जो है अगर संतुष्ट नहीं है या आपको न्याय लगता है कि न्याय आपको नहीं मिला है, तो आप कहाँ जाएंगे? प्रीवी काउंसिल में अपील करेंगे। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ बैठती थी? ये प्रीवी काउंसिल लंदन में बैठती थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ बैठती थी? लंदन में बैठती थी प्रीवी काउंसिल, ठीक है, लंदन में बैठती थी। और भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई 1935 के एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की, तो उसके बाद जो है इस प्रीवी काउंसिल को जो है 1949 तक जो है यह संस्था वहीं पे रही, लंदन में ही स्थित रही थी, यह प्रीवी काउंसिल जो है दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यह जो है भारत की सर्वोच्च अपीलीय संस्था उस समय में रही थी, ठीक है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें एक साथ आपको मिल जाए, ठीक है ना। और परीक्षा की दृष्टि से ये जो है एकदम आपके जीवा पे होनी चाहिए दोस्तों। ज्ञान वो महत्वपूर्ण नहीं है जो आपके पेट में है, ठीक है ना, मैं सीधी बात करता हूँ। ज्ञान वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके काम का नहीं है जो आपके पेट के अंदर है। ज्ञान वो आपके काम का है जो सीधे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे, और जब जरूरत है तो आपके जीवा पे वो विराजती है, और जरूरत हुआ और सीधे निकला। मान लो परीक्षा हॉल में आप आंसर लिख रहे हो मेंस में, या प्री में OMR आपको रंगना है, आपके सामने सवाल है, तो लग रहा है कि अरे दूगो ऑप्शन तो आता है, दूगो तो नहीं देखे हैं, दूगो ऑप्शन आता है, लेकिन कंफ्यूजन में है कि सही है कि नहीं है,
अब निगेटिव मार्किंग है, अब निगेटिव मार्किंग में गलत लगा देंगे तो नंबरों कटेगा, होता है ना ऐसा। तो वो चीज़ नहीं करना है, चीज़ें इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करिए कि वो चीज़ें आपके जिह्वा पर हैं और सीधे आपके सामने पेपर आए और सीधे खटाखट जो है आप टिक लगाइए, OMR को कलर करिए और अपना सफलता जो है वो सुनिश्चित करिए। यही तरीका होता है दोस्तों परीक्षा पास करने का। इस लेवल पे आपको अपने ब्रेन के रिकॉलिंग पावर को जो है इस लेवल पे ले जाकर के दुरुस्त करना होगा, रखना होगा, तैयार करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सामने आया क्वेश्चन के रूप में और खटाक से आंसर निकल के आए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया है। तो जो सिविल कोड था हमने बात कर लिया, सिविल कोड 1781 में, ठीक है, नागरिक प्रक्रिया के नियमों का पहला संकलन था यह सिविल कोड, नागरिक प्रक्रिया के नियमों का जो है पहला संकलन था और इसे एलिजा इम्पे के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। कब? 1781 में। उसके बाद जूरी अधिनियम 1826 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। और अदालतों में जूरी प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी, इसमें जो है भारतीयों की भागीदारी इससे जो है सुनिश्चित हुई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इल्बर्ट बिल की अगर बात करें, इल्बर्ट बिल विवाद जो था वही जो श्वेत विद्रोह की अभी हम बात कर रहे थे वो क्या था, रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में यह विवाद कब हुआ था, 1883 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है न्यायिक समानता का प्रयास जो है किया गया था कि सब के लिए जो है सब न्याय देगा, मतलब कि अब भारतीय जज भी यूरोपियों का मामला देखेंगे और यूरोपीय न्यायाधीश जो थे वो तो भारतीयों का सब दिन से देखते ही आ रहे थे शुरू से। तो लेकिन वहाँ पे जो नस्लीय विवाद हो गया जिसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रिवी काउंसिल जो लंदन में था यह 1949 ईस्वी तक जो है शक्ति में रही और भारतीय मुकदमों के लिए जो है यह अंतिम अपीलीय केंद्र था, ठीक है। अंतिम अपीलीय केंद्र जो था वो कौन था, प्रिवी काउंसिल था, जो कहाँ अवस्थित था, लंदन में अवस्थित था, ठीक है ना। और 1949 ईस्वी के बाद जो है इसका प्रभाव समाप्त कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, जो भी छोटी छोटी बारीकियां थीं, उन सब चीज़ों पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया है दोस्तों। परीक्षा में सवाल तो यहीं से आएंगे, अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है दोस्तों तो मेरा यह आश्वासन है कि वो सवाल इस सेशन से ही होंगे, जिसका प्रमाण ऑलरेडी मैं बीपीएससी के जो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है बीपीएससी उत्कर्ष, उस पर मैं नियमित रूप से शॉर्ट्स के माध्यम से जो है उस पर मैं प्रमाण डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो परीक्षा प्री की हो चाहे वो परीक्षा मेंस की हो, हमने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखो क्योंकि उससे आपका भरोसा जागेगा, ठीक है ना। तो और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमने अभी जो बोला है वो अगर आया है तो आगे भी जो बोलेंगे वही परीक्षा में छपेगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि सेशन को इस तरीके से डिजाइन करके मैं आपके लिए लाता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं हो दोस्तों, ठीक है। सब काम मैंने कर दिया, आपको सिर्फ इसको दोबारा से एक बार रिकॉल करने का प्रयास करना है, चीज़ों को मेमोराइज करने का प्रयास करना है, कॉन्सेप्ट जो हमने समझाने का प्रयास किया है दोस्तों उसे समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो आप इस सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, निश्चित रूप से इस टॉपिक से आने वाले सभी सवालों का उत्तर आज के इस सेशन में समाहित है दोस्तों। तो आपकी सफलताओं के शुभेच्छाओं के साथ जल्द ही मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।